हाँ जी, वेलकम बैक टू विंग से गुडान। 31 अक्टूबर को पंचायत अकाउंट असिस्टेंट करगिल का एग्जामिनेशन हुआ है और ऑब्वियसली सिलेबस काफी हद तक कॉमन था। तो जो लोग फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो लोग फाइनेंस सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के लिए कर रहे हैं, तो जीएस का कहीं ना कहीं कॉमन पोर्शन है। तो मैं जीएस आज हैंडल करूंगा, जीएस एंड इकोनॉमी। दोस्तों, जहां तक पेपर की एनालिसिस की बात की जाए, मुझे जीएस के पेपर के क्वेश्चन अच्छे लगे इन द सेंस कि सीधा सपाट क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत कुछ ट्रिकी भी थे और ट्रिकी थे तो इन अ गुड वे थे। कुछ होता है ना कि कुछ एम्बिगुअस लैंग्वेज होती है, कुछ समझ ही नहीं आता क्वेश्चन कैसा बन रहा है, तो वैसे क्वेश्चन नहीं थे, अच्छे क्वेश्चन थे, सीधे सपाट क्वेश्चन थे। तो आई विल रेट दिस पेपर एज अ इजी टू मीडियम। डिफिकल्ट नहीं था ये, इजी टू मीडियम पेपर था। कुछ क्वेश्चन मीडियम लेवल के थे, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन इजी लेवल के थे। जिन लोगों ने जीएस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग की हुई है, बेसिक जो कन्वेंशनल बुक्स हैं एनसीईआरटीज या फिर जो जनरल जीएस की बुक्स हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ी थी या लक्ष्मीकांत या पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी थी, वो आराम से इस पेपर को कर पाते। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। पंचायत अकाउंटेंट करगिल का पहला सवाल जीएस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। कह रहा है कि इन लेक्स में से कौन सी फ्रेश वाटर लेक नहीं है, यानी कौन सी सॉल्ट वाटर लेक है। तो हम जानते हैं डल लेक इज नॉट अ सॉल्ट वाटर लेक, वुल्लर लेक इज अ फ्रेश वाटर लेक, लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है, ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। जिन लोगों को रैमसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जिन लोगों ने पढ़ा, उनको समझ में आएगा कि जिस लेक में कोई ऐसी चेंजेस होने वाली हैं या हो सकती हैं या हो रही हैं जिससे उसका सर्वाइवल खत्म हो सकता है, वैसी लेक्स को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। और इसी के साथ एक और है, क्योलादो नेशनल पार्क में जो लेक है वो भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। ये दो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में और बाकी तकरीबन 46 आई गेस रैमसर वेटलैंड साइट्स हैं। तो जो इसमें एक लेक है जो फ्रेश वाटर लेक नहीं है, वो है पेंगोंग सो लेक। कौन सी है? पेंगोंग सो लेक। अरे चल जा, क्या हो गया इसको, क्यों नहीं चल रहा? अब चला। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, पेंगोंग लेक। इनफैक्ट लेक की अगर आप www.leh.nic.in की अगर वेबसाइट खोल के देखेंगे तो उसको वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक कहा गया है, मतलब हाईएस्ट अल्टीट्यूड वाइज। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज नॉट इन द यूटी ऑफ लद्दाख। अब किसी ने अगर ऊपर ऊपर से भी पासेज को पढ़ा है ना, जो पासेज माउंटेन के बीच में जो दर्रा होता है, दर्रा जिसको बोलते हैं, जो पासेज हैं, तो आपको दूर से ही दिख जाएगा। जो नथुला है ना, ये सिक्किम में है, ये यूटी ऑफ लद्दाख में नहीं है। तो दूर से आप एलिमिनेट कर सकते थे बाकियों से, नथुला आपको दूर से दिख सकता था कि सिक्किम में है। तो मुझे उम्मीद है सबने सही किया होगा ये। तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। आगे बढ़ते हैं जी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट पासिस थ्रू यूटी ऑफ लद्दाख। दोस्तों, अब देखिए, इंदस तो हमें पता है, शुरुआत होती है चाइना के इलाके से, मानसरोवर लेक के सामने से, और वहां से होते हुए ये जाती है, पास करती है लेह लद्दाख वैली को, और वहां फिर बल्तिस्तान से होते हुए बाकी जगह पाकिस्तान एंटर करती है। इसी की ट्रिब्यूटरीज है श्योक एंड सुरु। तो ऑब्वियसली बात है, तीनों की तीनों रिवर्स तो है ही। और चिनाब को भी अगर आप दूर से देख लेंगे तो आपको पता है कि चिनाब हिमाचल से निकलते हुए फिर जम्मू कश्मीर के इलाके से होते हुए, डोडा वगैरह से होते हुए निकलती, फिर पाकिस्तान निकल जाती। लद्दाख कभी इसका जाना होता नहीं। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज डी, चिनाब। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। दोस्तों, ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है, यूपीएससी ने शुरू किया था। जो इंटरनेशनल इंडेसेस हैं, चाहे वो एज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हो, चाहे वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो, बड़े सारे इंडेक्सेस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ऐसे बड़े सारे इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट रिलीज करते हैं। और ये पूछा जाना शुरू हो चुका है। केएएस में भी ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे क्वेश्चन आया था, और यूपीएससी में भी पिछले 5 साल लगातार उन्होंने पूछा है। 2021 में कोई भी यूपीएससी ने नहीं पूछा, लेकिन पूछते आते थे। जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर पैरिटी रिपोर्ट, ये सारे वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आरबीआई, ये बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब की रिपोर्ट्स याद रखना जरूरी है। सर्च करेंगे अगर सिंपली तो इंपॉर्टेंट, अगर गूगल पे सर्च कर लोगे सिंपली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो आपको बड़ी सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उसको प्रिंट आउट करके निकाल के रखिए, क्योंकि ये सवाल लगातार पूछे जाते हैं। और वैसे भी आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बड़ा न्यूज में रहता ही है, तो ग्लोबल के जो एनवायरमेंट के रिलेटेड जो भी है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडेक्स। तो पूछा कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ग्रीन पीस, जर्मन वॉच, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज,
बड़ा ही ट्रिकी ऑप्शंस थे, इसलिए मुझे सवाल अच्छा लगा, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा था उसके लिए चारों ऑप्शन आंसर हो सकते थे। एनवायरमेंट प्रोग्राम भी एनवायरमेंट के रिलेटेड है, ग्रीन पीस भी हम जानते हैं एनवायरमेंट के रिलेटेड है, जर्मन वॉच भी एनवायरमेंट के रिलेटेड है, और आईपीसीसी भी एनवायरमेंट के रिलेटेड है। आईपीसीसी जो है वो रिपोर्ट निकालती रहती है कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, क्या रिक्वायरमेंट है, जितना कितना कार्बन एमिशन कम करें, क्या क्या हम जो है कंट्रीज को स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अंडर 2 डिग्री सेल्सियस या अंडर 1.5 डिग्री सेल्सियस रहे। दोस्तों इसका आंसर है जर्मन वॉच। अगर सिंपल गूगल सर्च करेंगे तो वहां से मिल जाएगा आपको कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स जर्मन वॉच लेता है। उसी के साथ में जो लोग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो बाकी इंडेक्सेस भी देख लें कि यूनेप कौन रिलीज करता है, ग्रीन वॉच क्या रिलीज करता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल क्या रिलीज करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द रिसेंटली लॉन्च्ड मेरी सहेली इनिशिएटिव एम्स एट। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन ना इंसान जनरली देख के ही छोड़ देता है, क्योंकि बड़ा पढ़ना पड़ता है, तो इंसान सोचता है पता नहीं क्या कौन सी बहुत बड़ी बला है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन में से आसान से आंसर निकाल सकते हैं कि अगर आपने एक बार भी जस्ट सरसरी नजर से भी आंसर को देखा है। तो अगर आप जानते हैं तो मेरी सहेली रेलवे का इनिशिएटिव था, ताकि जो है वुमेन की सेफ्टी के लिए इनिशिएटिव था कि जो ट्रेन से ट्रैवल करती हैं उनको सेफ फील हो। तो आंसर क्या आ जाएगा? प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू फीमेल पैसेंजर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। तो मेरी सहेली यही इनिशिएटिव था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अटल ज्योति योजना, इसको अजय भी कहते हैं, अजय सर्च करेंगे तो अजय योजना भी बोलते हैं उसको, AJY। तो अजय योजना जो है ये सीधी सीधी बात याद रखने की है कि अजय योजना के अंडर गवर्नमेंट स्ट्रीट लाइट्स, सोलर पैनल्स लगा रही है, सोलर एलईडीज प्रोवाइड कर रही है स्ट्रीट में, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन एरियाज। और ऐसे अर्बन एरिया जहां पे इतना मतलब कवरेज नहीं है लाइट की, तो ये 3 जगहों पे इंप्लीमेंट हो रहा है अजय, जिसमें क्या होगा? दे आर प्रोवाइडिंग सोलर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट्स इन इलेक्ट्रिसिटी डेफिशिएंट एरियाज। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 ए, समिंग ए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द टर्म E20 फ्यूल रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। E20 फ्यूल रिसेंटली जो न्यूज में था वो किसके रिलेटेड है? मुझे उम्मीद है काफी सारे लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि एक अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है पेट्रोल में। बड़ा न्यूज में भी रहा कि गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंड कर रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है जी, जो बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जा रहा है इंजन में, उसको साफ कराना पड़ता है, डीकार्बोनाइजेशन करानी पड़ती है। तो ये बड़ा न्यूज में रहा था, इसीलिए कहीं ना कहीं न्यूज ये पूछ भी लिया इनने। अच्छी बात क्या है कि इनने स्ट्रेटजी ऑफ G20 नेशन टू फ्यूल बैक द इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट कोविड-19, ये E2020 इनिशिएटिव भी था एक। तो ऑप्शन बड़े अच्छे बनाए थे, कंफ्यूज हो सकता था बंदा जिसने E2020 इनिशिएटिव पढ़ा है, हो सकता है ए को मार करके आ जाता, लेकिन ये E20 फ्यूल इनिशिएटिव था। तो इट वाज अबाउट एथेनॉल ब्लेंडिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ठीक है जी, तो आई एम रियली मतलब हैप्पी विद द वे द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस वर आस्क्ड। जिनने पढ़ाई की उनको डेफिनेटली फायदा मिलता। आगे चलते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज इज लोकेटेड नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अच्छा क्वेश्चन था, हमें बाज़ाब्ता ये तो याद होता है कि किस स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। राजस्थान के बाद गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद मिजोरम, ये क्रॉस होता है। लेकिन कौन सी सिटी सबसे नियरेस्ट है? अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो दोस्तों यहां पर आप आंसर याद रखिए कि आंसर विल बी रांची। हालांकि अहमदाबाद और रांची बहुत ही नजदीक है दोनों, लेकिन अगर आप देखेंगे जो आपका टॉपिक ऑफ कैंसर है, दैट इज यू ऑल नो वो 23.4394 डिग्री से पास होता है, और जो रांची है दैट इज अराउंड 23.20, और अहमदाबाद है दैट इज अराउंड 23.01। तो देखो नियरेस्ट कौन सा हो जाएगा? रांची। तो आंसर क्या आ जाएगा? रांची। ऑब्वियसली ये सवाल सबको याद नहीं होते, डिफिकल्ट होते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को मतलब ये सॉल्व किया होगा किसी ने, क्योंकि डिग्रीज तो कोई याद नहीं रखेगा ना कि कौन सी सिटीज कौन सी नॉर्थ डिग्री में है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? रांची आ जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट पूछा है। हालांकि अहमदाबाद भी नियरेस्ट है गुजरात में और रांची झारखंड में। Which of the following monastery does not lie in Union Territory of Ladakh? मुझे उम्मीद है कि सबने सही किया होगा। तो इसका आंसर जो है वो काई है, बाकी सब जो है लद्दाख में है। काई इज नॉट इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, बाकी सब लद्दाख में है। थिक्से, हेमिस, फुक्तार सब लद्दाख में है। फुक्तार अगर सर्च करोगे तो बड़ा ब्यूटीफुल पहाड़ी की जो वो उस पे है, क्लिफ पे है, बहुत ब्यूटीफुल है।
अच्छा जी, नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। आप जानते हैं नीरज चोपड़ा ने अभी अभी ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ऑब्वियसली करंट अफेयर में रहा था, पूछा गया, तो आपको जाता है जेवलिन थ्रो में 83 मीटर के करीब उनका थ्रो था, तो दैट वाज ही गॉट द गोल्ड मेडल इन दैट। सो ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि जिन लोगों ने भी टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में पढ़ा होगा, नीरज चोपड़ा बहुत न्यूज में रहे, और वो जेवलिन थ्रो जिस जेवलिन को उन्होंने थ्रो किया था उसके बाद वो सेल भी हुआ, उसको ऑक्शन भी किया गया, है ना, तो इसलिए याद तो रहना चाहिए था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंचाइजी वॉन द आईपीएल 2021। ऑब्वियसली सबने सही किया होगा, चेन्नई सुपर किंग्स ने विन की, जीता था, तो ऊपर आंसर सी है, नीचे भी आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मिस्टर दोरजे अंगचुक हु वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं सिलेबस में इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की बात भी की गई थी, तो पर्सनालिटीज में डॉक्टर दोरजे अंगचुक वाज इन न्यूज, क्योंकि ये इनको एक ऑनररी मेंबरशिप दी गई, किसकी, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की। अभी बैंगलोर में ये वहां पर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में है, और अगर उनका ट्विटर का पेज आप देखोगे तो आपको काफी कुछ उनके बारे में पता चलेगा। ऑब्वियसली वेरी क्वेश्चन यू शुड नो, नॉलेज यू शुड नो, तो ये आपको पता चलना चाहिए था, ऑब्वियसली पता होना चाहिए था ये चीज कि भाई हमारी ही यूटी से कौन इंसान, कौन कौन फेमस है, कौन पॉलिटिशियन है, ये भी याद होना चाहिए, कौन गुजर चुके हैं, कोई इंपॉर्टेंट एकेडमिशियंस हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस या फाउंडर्स या कोई रिलीजियस हेड्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई पोएट्स, कोई ऑथर्स, सबके नाम इंपॉर्टेंट रख हो जाते हैं। Who among the following gave the slogan जय जवान जय किसान। बहुत ही फेमस स्लोगन है, आपने मूवीज में भी बहुत सुना होगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है इसको। ये भारत के प्रधानमंत्री जो थे लाल बहादुर शास्त्री, उनका ये नारा था। तो ऑब्वियसली मुझे लगता है ये भी एक आसान लेवल का सवाल था, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था ये। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय, तो भाई आप जानते हैं 1885 में हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो तब तक तो गांधी जी आए भी नहीं थे इंडिया वापस अभी, तो गांधी जी तो ये ना ऑप्शन नहीं हो सकते। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जो है वो लेटर स्टेज पे इंडियन नेशनल जो है फ्रीडम स्ट्रगल में आते हैं। तो एओ ह्यूम है, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, जिन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बने, और ये ब्रिटिशर्स के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, बहुत कहा जाता है कि बहुत मोहब्बत थी इनको हिंदुस्तान की इस फ्रीडम स्ट्रगल से, और बहुत चाहते थे कि जो ये फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है उसमें को सपोर्ट कर पाए। तो ही वाज द वन whose efforts finally paid off and Indian National Congress was formed. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following leaders founded the हरिजन सेवक संघ in 1932? दोस्तों 1932 में महात्मा गांधी थे, इन्होंने हरिजन सेवक संघ की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अगर आप देखेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में एक तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मिलेंगे आपको, जिन्होंने बहुत किया, किसके लिए, हरिजन्स के लिए। इनफैक्ट हरिजन नाम भी महात्मा गांधी ने दिया था। हरिजन मतलब जो हरिजन, यानी गॉड हैज गिवन बर्थ टू हिम, तो हरिजन नाम दिया था लोअर कास्ट को गांधी जी ने, और इसके लिए बहुत इन्होंने एफर्ट लगाए। इनफैक्ट ये बात चल रही थी जब साइमन कमीशन आई थी, और जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड की थी डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, तो वहां पर गांधी जी उसके अगेंस्ट हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होनी चाहिए, वो फर्दर डिवाइड कर देगी हिंदू कम्युनिटी को। और उसके बाद उन्होंने लड़ झगड़ कर वो ये फाइनल डिसाइड किया कि चलो जी आपकी रिजर्व सीट होंगी बट सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होंगे। और उसके बाद उन्होंने पूरे इंडिया का टूर किया था, और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट बड़ा जो है मुहिम छेड़ी थी, और उसी दौरान इन्होंने हरिजन सेवक संघ भी बनाया था। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स ए। चलिए आगे चलते हैं अब। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया फ्रीडम मूवमेंट खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइज्ड। दोस्तों खुदाई खिदमतगार्स जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, ये उस वहां पे हैंड थे, जिनको फ्रंटरी गांधी भी कहते थे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, और उन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में नॉन वायलेंट तरीके से रेजिस्टेंस मूवमेंट्स ऑफर की थी। और ये फ्रंटियर गांधी का नाम आपने जरूर किया होगा, सुना होगा, और रेड शर्ट्स भी इनको कहते थे, खुदाई खिदमतगार्स को रेड शर्ट्स भी कहते थे, और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं। Which of the following vaccine is not associated with COVID-19? मुझे लगता है ये भी सबने सही किया होगा। कोविड कोवैक्सीन, स्पुतनिक सबने सुना था, स्पुतनिक रशिया की वैक्सीन है। कोविड कोवैक्सीन तो इंडिया में लगी रही थी, है ना, कोविड शील्ड कोवैक्सीन। उसके अलावा जॉनसन जॉनसन है, एस्ट्राजेनेका है, ये सब कोविड के वैक्सीन है। बीसीजी कोई वैक्सीन कोविड के रिलेटेड नहीं है, इसमें आपने नाम भी नहीं सुना होगा। आपने बाकी नाम जरूर सुने होंगे, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, एस्ट्राजेनेका, ये बाहर और भी वैक्सीन हैं जो लगाई जा रही हैं, है ना। तो ये इंडिया में तो नहीं है बट बाहर है, तो इसका नाम भी आपने न्यूज में जरूर सुना होगा, एस्ट्राजेनेका एंड जॉनसन जॉनसन। बट बीसीजे कहीं सुना नहीं होगा आपने, तो आंसर डी था इसका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ गया,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर नॉन एब्सोल्यूट राइट टू असेंबल। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंडर आता है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं उस पर। और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो पूछा है इनने। पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी एंड डिसेंसी, पब्लिक हेल्थ एंड सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक हेल्थ, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। दोस्तों अगर आप सीधे कॉन्स्टिट्यूशन खोलेंगे या कोई भी जीएस की किताब खोलेंगे और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस देखेंगे तो यही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसकी, डी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर। अब खुद देखो ना, जब असेंबली होगी तो पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सकता है, तो ऑब्वियसली पब्लिक ऑर्डर तो होता ही, साथ में सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका डी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन रिमूव द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फ्रॉम ऑफिस। दोस्तों ऐसा ही सवाल जेकेएस एग्जाम में भी इस बार आया कि भाई जो गवर्नर है उसका फिक्स टेन्योर होता है जी, तो ऑब्वियसली गवर्नर का कोई फिक्स टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं रखा है। गवर्नर सर्व्स एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट की जब तक चाहत होगी तब तक गवर्नर रहेगा। और हमने देखा भी है हमारे यहां पर भी, जब से अभी पिछले 2-3 सालों में कितने गवर्नर चेंज हो गए। पहले सत्यपाल मलिक थे, फिर जीसी मुर्मू आए, उसके बाद फाइनली अब मनोज सिन्हा जी हैं, तो 3 गवर्नर बदल दिए गए, कोई रिमूवल नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली बात है कि कौन रिमूव कर सकता है गवर्नर को, प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट हैज टू डू इट विद एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन अगर देखा जाए कि हु इज द साइनिंग अथॉरिटी हु कैन रिमूव द गवर्नर, किसके ऑर्डर से, किसके ऑर्डर पे किसका नाम होता है, तो वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। अगला क्वेश्चन जी, करंटली हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज बच चुकी हैं। अगर दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज नहीं किया होता तो 9 हो जाती, तो लेकिन दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मर्ज कर दिया गया है, और 2 नई यूनियन टेरिटरीज जो कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की टेरिटरी थी, उसके बनने के बाद 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, 8। आगे बढ़ें जी। हु अपॉइंट्स जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट। दोस्तों जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय नन अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगेन काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो हैं, चाहे वो यूपीएससी के चेयरमैन हो, चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चाहे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो, इन सबको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। आगे आते हैं जी, बलवंत राय मेहता कमेटी। कहते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो थी, जो सबसे पहली कमेटी कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर बनाई गई थी, इनका काम था, इन्होंने रिकमेंड किया था पंचायती राज को डेवलप करना और 3 टीयर स्ट्रक्चर बताया था। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा जो है टीयर्स रिकमेंड किया था, क्या नाम रखा था इनने, तो ये ऊपर दिए हुए ऑप्शन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पंचायत। तो दोस्तों याद रखिए, इनने पहले तीन बिल्कुल रिकमेंड किए थे, लेकिन ये नगर समिति बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया था। तो 4 को एलिमिनेट करो, तो 4 यहां पर थे, यहां पर था, यहां पर था, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। तो एलिमिनेशन मेथड से भी आप ऐसे सवाल कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में फायदा ये, जहां पर स्टेटमेंट दी हुई होती है और बाद में चूज करना होता है 1 ओनली, 1 2 ओनली, 1 2 3 ओनली। अगर आप कोई एक भी आइडेंटिफाई कर लो जो गलत है, तो बाकी अपने आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। दोस्तों ये याद रखने की चीज है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, जिसके तहत पार्ट 21A को ऐड किया गया था, जिससे प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी बना दिया गया था। आर्टिकल 21 क्या है, पर्सनल लिबर्टी के रिलेटेड है ना, और उसी के आगे आर्टिकल 21A किसके रिलेटेड है, एजुकेशन के रिलेटेड, प्राइमरी एजुकेशन के रिलेटेड। 86 अमेंडमेंट ने कुछ चेंजेस फंडामेंटल राइट्स में भी की थी, कुछ चेंजेस डीपीएसपी में की थी, कुछ चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में की थी। तो वो चीजें आप देख सकते हैं 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पॉलिटी के पोर्शन में से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ना जरूरी है बहुत ज्यादा, जैसे कि जीएसटी किस अमेंडमेंट से आया, या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन किस अमेंडमेंट से आई, अच्छा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट जो बिटवीन बांग्लादेश और हुआ था वो कौन सा अमेंडमेंट था, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच शेड्यूल वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 73rd अमेंडमेंट। दोस्तों 73rd अमेंडमेंट से 11th शेड्यूल हुआ था। 11th शेड्यूल कौन सा है, पंचायती राज के रिलेटेड, तो क्या हो जाएगा ये। अब आप जानते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था 8 शेड्यूल तो पहले से ही थे, तो 6th और 7th तो नहीं आ सकता है ना, उसके बाद ही जो कुछ हुआ होगा तभी हुआ होगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे और 22 पार्ट थे। तो 8 शेड्यूल तो 1939 यानी 1949 में ही थे, 73rd अमेंडमेंट तो 1976 में हो रहा है। तो पहले ही आप एलिमिनेट कर सकते थे 6th और 7th को, क्योंकि पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में थे, यानी आंसर था 9th और 11th में। और वैसे भी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, सबको याद होता है।
जिस तरीके से 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, जिसमें काफी सारी मेजर चेंजेस हुई थी, वैसे ही 73rd एंड 74th से पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। उससे पहले भी थी पंचायती राज, उससे पहले भी थे म्युनिसिपैलिटीज, बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होने का मतलब यह है कि उनको कंपल्सरीली हर स्टेट को पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी स्टैब्लिश करनी ही करनी थी। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, डी आंसर है इसका। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम सभा? कह रहे ग्राम सभा के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स ऑफ विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ द पंचायत लेवल। अगर आप आर्टिकल 243 देखेंगे, उसमें क्लियर कट बताया हुआ है कि ग्राम सभा है क्या। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो सिर्फ सी ऑप्शन है जो गलत है, क्योंकि इट्स पावर हैव बीन डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। उस आर्टिकल में यह लिखा हुआ है कि द स्टेट गवर्नमेंट may give them any power which is necessary for the panchayats to act as self governing bodies। तो यहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट होता सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह तो ठीक होता, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पावर नहीं है। आप जानते हैं फेडरल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, 3 टियर स्ट्रक्चर है। पहला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर सेकंड स्टेट गवर्नमेंट है, थर्ड क्या है? पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर डिसेंट्रलाइज करके उनको देते हैं, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी इज रॉन्ग, यानी ये जो स्टेटमेंट था रॉन्ग है, और इसीलिए ने पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे सीक टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया, द अबव पैसेज डिस्क्राइब्स विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कौन सा पार्ट या फिर कौन सी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट बनाना चाहती है, यानी ग्रेटर गुड ऑफ द ऑल, ग्रेटर ऑफ द मेजोरिटी, लोगों की भलाई के लिए कौन सा चीज करती है। तो अगर आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐसी चीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स करती है या फिर गवर्नमेंट्स को फोर्स करती है ऐसी पॉलिसीज, ऐसे लॉज बनाने के लिए, ऐसे रूल करने के लिए जो बेहतर से बेहतर वेलफेयर स्टेट क्रिएट कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हु हैज द पावर टू समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा? दोस्तों ये भी प्रेसिडेंट ही करता है। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट के बगैर बिल्स एक्ट नहीं बन सकते। प्रेसिडेंट ऑलवेज एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंट समन्स और प्रोरोग्स और डिसॉल्व्स द लोकसभा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पर? सीधा सपाट सवाल थे, कोई ट्रिक नहीं थी इसमें। प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी होता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 32 राइट टू रिलीजन नहीं है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जिसके अंडर रिट्स इशू होती हैं, मैंडेमस को, हेबियस कॉर्पस को, वारंटो, सर्चुरी, प्रोहिबिशन। तो ये जो है दिस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली इसका होना चाहिए था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है जी, ये आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स थियोक्रेसी? डेमोक्रेसी होता है, ऑटोक्रेसी होता है, डिक्टेटरशिप होता है, मोनार्की होता है, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। आइए देखते हैं थियोक्रेसी क्या होता है। इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रिलीजियस लीडर्स रूल द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सम रिलीजियस टेक्स्ट। बिल्कुल सही बात है, थियोक्रेसी में रिलीजन का जो है इंटरफेरेंस जरूर होता है। इट इज, लेकिन फिर भी, हालांकि आपने पहला ऑप्शन पढ़ा, आपको आता भी, एकदम से मार्क नहीं करना चाहिए, पूरे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए। अक्सर ऐसा 2 ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं। आइए आगे देखते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एक्सपर्ट्स इन टेक्नोलॉजी वुड बी इन कंट्रोल ऑफ ऑल डिसीजन मेकिंग। ये गलत बात है। इट इज गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी। तो वेल्दी गवर्नमेंट अगर आप बोलें तो क्रॉनी कैपिटलिज्म कहते हैं उसको, जब जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं वो गवर्नमेंट के साथ मर्ज होकर जो है उनके साथ मिलकर ही पॉलिसीज बनवाते हैं। और अगला इट इज अ गवर्नमेंट रन बाय इंडिविजुअल हु टिपिकली इनहेरिट्स द थ्रोन बाय बर्थ। थ्रोन बाय बर्थ अगर इनहेरिट कर रहे हो आप, तो आप मोनार्की बोलोगे उसको, ना कि थियोक्रेसी बोलोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द वन which from the following bring out the one which is not a liability of the commercial bank। अब लाइबिलिटी और एसेट समझना जरूरी है। जैसे कि हम जो बैंक आपको पैसा लोन देता है, वो पैसा किसका है? आपका है कि बैंक का है? भाई बैंक का है, बैंक ने आपको लोन दिया है जो कल को आपको वापस करना है। तो जो पैसा बैंक देगा वो उसका एसेट है। जो पैसा आप बैंक को दे रहे हो वो बैंक के पास पड़ा है, आप कभी भी ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा? वो उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी। आइए अब देखते हैं लाइबिलिटी कौन नहीं है। टाइम डिपॉजिट्स। अगर आपने थोड़ी बहुत बैंकिंग पढ़ी तो आपको पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेट
टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। टाइम लाइबिलिटीज का मतलब वो पैसा जो सेविंग्स और करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है, जो कभी भी आप मांगो तो उसको देना पड़ेगा। तो टाइम डिपॉजिट वो है जो फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में पड़ा है, जो एक टाइम के बाद ही आपको देना है, यानी 6 महीने के बाद मिलेगा या 18 महीने के बाद मिलेगा या साल के बाद मिलेगा, है ना। और डिमांड डिपॉजिट वो डिमांड है जो ऑन डिमांड आपको देना है, जो सेविंग्स और करंट अकाउंट में है। अगर बैंक के सेविंग्स अकाउंट में कोई पैसा पड़ा है, आप जाएंगे अपने अकाउंट से निकालेंगे तो बैंक कभी आपको मना करेगा? तो डिमांड डिपॉजिट यानी ऑन डिमांड बैंक को देना पड़ेगा। तो ना तो टाइम डिपॉजिट आंसर होगा, ना तो बोरोइंग्स फ्रॉम सेविंग होगा, क्योंकि ये भी लाइबिलिटी है। इनफैक्ट डिमांड डिपॉजिट भी लाइबिलिटी है। सिर्फ सिक्योरिटी होल्डिंग्स हैं जो बैंक ने CRR SLR में रखी हुई हैं। जिनने बैंकिंग पढ़ा है वो, अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने इस लेक्चर में कवर किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक लेक्चर में देख सकते हैं। वहां मैंने बताया कि CRR SLR को मेंटेन करने के लिए SLR स्पेशली में सिक्योरिटीज अपने पास रखनी पड़ती हैं। तो अगर आपको रेपो रेट के अंडर लोन चाहिए तो आपको सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लोन मिलता है। तो सिक्योरिटी होल्डिंग्स उनका अपना पैसा है, वो लाइबिलिटी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी द टर्म ट्विन डेफिसिट रेफर्स टू। दोस्तों हमेशा याद रखिए, जो इंसान का जो कंट्री का फिस्कल डेफिसिट है और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसके लिए टर्म यूज की जाती है ट्विन डेफिसिट। तो आंसर क्या आ जाएगा? साइमल्टेनियस करंट अकाउंट डेफिसिट एंड नहीं, अकरेंस ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट टुगेदर। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बी। बड़ा ही कॉमन है, बड़े एग्जामिनेशन में पहले भी पूछा जा चुका है, व्हाट इज ट्विन डेफिसिट। तो आंसर इसका बी आ जाएगा। नेक्स्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट is obtained from gross domestic product by adjusting it for। कह रहे हैं अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना चाहूं तो मुझे क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? देखो दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि जो कंट्री की बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है, चाहे फिर वो इंडियंस क्रिएट कर रहे हैं चाहे फॉरेनर्स क्रिएट कर रहे हैं। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया इंडियंस क्या क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में कर रहे हैं चाहे बाहर कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो पैसा निकाल दूं जो कि बाहर जा रहा है आउटवर्ड, और ऐड कर दूं वो पैसा जो कि अंदर आ रहा है, जो इंडियंस कंट्री में भेज रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर इसको कई बार नेट रेमिटेंसेस का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसको आप एडजस्ट करोगे तो आपके पास जो जी निकल के आएगा वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा, यानी इंडियंस ने कितना पैसा क्रिएट किया, कितना गुड्स क्रिएट किए, कितने सर्विसेज क्रिएट किए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आसान सवाल था बिल्कुल, मैंने अपने इसमें भी बढ़ाया हुआ है लेक्चर्स में, अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। देखो दोस्तों, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अगर आपने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड लेबर फोर्स के बारे में पढ़ा है तो वहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। जिनने नहीं पढ़ा है वो सीधा सीधा आंसर आएंगे। कभी कभार होता है ना कि लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो जिन लोगों ने लेबर फोर्स पढ़ा था पर पूरी तरीके से नहीं पढ़ा था, वो एक चीज गलत करके आ सकते थे। सिंपल सी बात है, पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। पूरी पॉपुलेशन में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, दैट विल डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन विल बी क्या? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है जी, आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। Which of the following decides the savings account interest rate in India? Ministry of Finance, RBI, Indian Bank Association, banks themselves। दोस्तों देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का हाथ में सिर्फ फिस्कल पॉलिसी होती है और सेविंग्स अकाउंट रेट मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का कोई रोल नहीं है। आरबीआई जो है, आरबीआई सेट करती है पॉलिसी रेट्स, रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, बैंक रेट क्या होगा, एसएलआर क्या होगा, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होगी, मार्जिनल स्लाइडिंग फैसिलिटी क्या होगी, ये आरबीआई सेट करता है। आगे जो बैंक का अपना इंटरेस्ट रेट है वो तो खुद बैंक ही करता है, उसमें किसका इंटरफेरेंस नहीं है। हां, बेस रेट या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट MCLR, अगर ये चीज है, इसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के जो है बैंक को, आरबीआई को जस्टिफाई करना है कि मेरा बेस रेट क्यों रखा है मैंने इतना। अदरवाइज जो भी सेविंग्स रेट है वो खुद बैंक से डिसाइड करते हैं, इसमें किसी और की इंटरफेरेंस नहीं होती। ये वो बात हो गई जी कि आपको कोई दुकान पे कोई चीज बेचनी है तो आपको गवर्नमेंट आके बता रही कितने की बेचनी है, तो वो नहीं कर सकती गवर्नमेंट, अनलेस इट्स एन एसेंशियल कमोडिटी। ठीक है, तो वैसे ही आरबीआई नहीं कर सकती डिक्टेट कि आपको क्या इंटरेस्ट रेट रखना है, वो खुद ही रखते हैं वो लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ इन्फ्लेशन? अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, अब जब भी मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है तो इन्फ्लेशन होती है। तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई तो है,
सेकंड ऑप्शन है फॉल इन प्रोडक्शन। अब फॉल इन प्रोडक्शन हो तो नॉट नेसेसरीली कि हमेशा इन्फ्लेशन होगा। देखो, जब सेम अमाउंट ऑफ गुड्स आर चेज्ड बाय मोर मनी, यानी प्रोडक्शन उतनी ही रहे लेकिन मनी क्या हो जाए, सप्लाई बढ़ जाए। आप पहले 10 लोग थे, अब 10 लोग में से 5 लोग एफर्ट कर सकते थे एक बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना, या 5 लोग एक नाइकी की ब्रांड का जैकेट रेफर कर सकते थे, तो उस मार्केट में 5 ही लोगों के हिसाब से कमोडिटीज आती थी। लेकिन अचानक कुछ आपकी लॉटरी लगी सबकी सबकी, तो 10 के पास पैसा आ गया, अब सब पैसा ज्यादा आ गया और 5 ही जैकेटें रही, तो मोर मनी इज चेजिंग द सेम नंबर ऑफ कमोडिटीज। तो यस, इंक्रीज इन मनी सप्लाई है। या तो फिर आप उसको ऐसे भी बोल सकते हो कि मनी सप्लाई नहीं बढ़ा, फॉल इन प्रोडक्शन हो गया, यानी पहले 5 लोग खरीद रहे थे जैकेट, अब 3 ही जैकेटें आई, तब भी इन्फ्लेशन हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों हो गया तब तो और भी ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो यानी इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन बोथ शुड बी इन द आंसर। ठीक है, थोड़ा बहुत यहां पर लैंग्वेज वेग है। जनरली इंक्रीज इन मनी सप्लाई इज एनफ फॉर इन्फ्लेशन, लेकिन अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई के साथ साथ आउटपुट भी बढ़ जाए, अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई के साथ उतना ही आउटपुट भी बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल 10 लोगों के पास लॉटरी लगी, पैसा आ गया, जैकेटें भी 10 आ गई, तो इन्फ्लेशन नहीं होगी। लेकिन अगर सिर्फ पैसा बढ़ा और जैकेटें नहीं बढ़ी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। यानी ये जो इंक्रीज इन मनी सप्लाई इनकंप्लीट है। अगर इंक्रीज इन मनी सप्लाई के साथ साथ में इंक्रीज इन आउटपुट भी हो गया तो बात खत्म, इन्फ्लेशन हुई नहीं। इसीलिए आंसर सही क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल इन प्रोडक्शन, इट्स कंप्लीट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, मैंने अपने लेक्चर्स में बहुत बार बताया, इकोनॉमिक सर्वे और बजट दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करते हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट, इसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये डिपार्टमेंट है जो बजट भी बनाता है और इकोनॉमिक सर्वे भी बनाता है। और अगर इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और जानना चाहते हो तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होता है, जो कि जिसकी गाइडेंस के अंडर इकोनॉमिक सर्वे बनता है। तो डिपार्टमेंट भी याद कर लो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसके अंडर मिनिस्ट्री ये बजट भी बनता है और इकोनॉमिक सर्वे भी बनता है। हाँ जी, आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग टू पेयर्स आर रेफर टू ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। दोस्तों, वर्ल्ड वार 2 के बाद पूरे वर्ल्ड में बहुत तहस नहस हो गई थी चीजें, कंट्रीज के पास पैसा नहीं था, मैक्सिमम पैसा उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था वॉर में, उसके बाद डिस्ट्रक्शन भी बड़ी हुई थी, तो पैसे की बड़ी जरूरत थी। तो 2 बड़े बड़े बैंक्स क्रिएट किए गए ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंडर, जिसका नाम था क्या, वर्ल्ड बैंक एंड IMF। आसान था, ठीक है जी। नेशनल डेवलपमेंट बैंक इज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने नेशनल डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश किया, तो इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा, सिंपल सी बात है, ये ब्रिक्स नेशन ने किया था। इसमें भी कोई खास कॉन्सेप्ट की बात नहीं थी, बस रट्टा मारने वाली बात थी। सो ब्रिक्स नेशन हैड एस्टैब्लिश्ड न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली रेफर्स टू। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात अगर करें तो कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड होती है, नहीं पता ही नहीं चलता कि अनएम्प्लॉयमेंट है। फॉर एग्जांपल, इंडिया में एग्रीकल्चर में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 16 से 17% है, और डिपेंडेंट लोग तकरीबन 45 से 50% लोग हैं। यानी अगर 100 रुपए की जीडीपी है, 16 से 17 रुपए जनरेट कर रहे हैं और काम करने वाले लोग 45 से 50 हैं। हालांकि सिर्फ 16 से 17 या 20 लोग भी उतने पैसे जनरेट कर सकते हैं, यानी जो बाकी लोग हैं उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो बाकी एक्स्ट्रा लोग हैं वो कोई काम ही नहीं कर रहे, कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे, वो होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं अब। लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, तो नहीं, अनएम्प्लॉयड तो अनएम्प्लॉयड है, उसके अंदर सब टाइप्स हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल, अगेन नॉट द आंसर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज 0, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर वो कितना कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर की ही, 16 से 17 रुपए क्रिएट करने, मान लेते हैं कि एक बंदा 1 रुपए क्रिएट करता है या फिर एक बंदा 50 रुपए क्रिएट करता है, तो यानी 16 से 17 रुपए क्रिएट करने के लिए हमें कितने लोग चाहिए, 30 से 32 लोग, और हैं कितने यहां पर 45 से 50% लोग। तो जो 32 के ऊपर लोग प्रेजेंट हैं उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। सो उनको पता नहीं है, बट दे आर अनएम्प्लॉयड, दे आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी। आंसर इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज 0, यानी एक्स्ट्रा लोग जो हैं उसमें
उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। ठीक है जी, तो ये था जीएस और इकोनॉमी का पार्ट। इसके आगे मैथ्स का पार्ट है, ये पंकज सर करवाएंगे जरूर जल्दी। दोस्तों उम्मीद है कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ये आपका सबका अच्छा एग्जाम हुआ होगा। ऑल द बेस्ट। अब हम एक कंडक्ट करवाएंगे सर्वे कि कितना अब लोगों का बन रहा है, तो कट ऑफ भी जल्दी हम रिलीज करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।